गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज साथियों चर्चा करेंगे किसानों के विद्रोह की। 19वीं शताब्दी में 1820-21 से लेकर के और 1920 तक लगभग 100 वर्ष तक किसानों के विद्रोह हुए हैं और किसानों की अहम भूमिका उस पीरियड में रही है जिसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत की और बगावत करने का एक ही मुख्य कारण था लगान न देना। चर्चा करेंगे पंजाब, अखिल भारतीय किसान सभा और तेलंगाना प्रदेश की। सबसे पहले चर्चा करते हैं पंजाब के कृषक आंदोलन की। पंजाब में मुख्यतः जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, शेखपुरा में अधिक से अधिक लोगों ने भाग लिया और वहाँ पर किसानों ने लगान न देने का विद्रोह किया। लगान न देने का कारण था लगान का बेवजह बढ़ाना। जब उसकी दर में वृद्धि की गई, किसानों ने विद्रोह किया और वो इतना बड़ा विद्रोह बन चुका कि पंजाब में इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बाबा सोहन सिंह भाकना थे। इन्हीं के साथ जो विद्रोह में सक्रिय रूप में भाग लिया भगवान सिंह लोगोवाल और जागीर सिंह जोगा, ये दोनों वामपंथी नेता थे और लगान न देने का निर्णय इनके उपस्थिति में लिया गया, जिससे पंजाब में ये आंदोलन फैल गया और पटियाला रियासत का आंदोलन सबसे शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ पर इस आंदोलन का रूप सबसे भयंकर था। सभाएं बहुत बड़ी बड़ी वो पटियाला में ही हुई और यह संघर्ष 1953 तक चला। किसानों को जब ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त हो गया तब ये जाकर के संघर्ष समाप्त हुआ देश आज़ादी के बाद। अब दूसरी चर्चा हम करते हैं जो हैदराबाद तेलंगाना रियासत का है। यह आंदोलन 1946 से शुरू हुआ और 1951 में देश आज़ादी के बाद समाप्त हुआ। इस आंदोलन में मुख्य रूप से जो निज़ाम था उसने लगान की दर बढ़ा दी और दूसरा कारण ये भी था इस आंदोलन के फैलने का कि इस आंदोलन का एक नेतृत्व कर रहे थे उनका जो इस किसानों के लीड यानी किसानों के नेता थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था कमरैया। तो निजाम की पुलिस ने कमरैया की हत्या कर दी। जिस समय हत्या हो जाती है किसान भड़क जाते हैं और ये आंदोलन बहुत विराट रूप ले लेता है। पूरे तेलंगाना प्रदेश में ये आंदोलन फैल जाता है और डिमांड किसानों की इतनी बड़ी हो जाती है कि अब हमें निजाम का तख्ता पलट करना है और इस रियासत को भारत में मिलाना है। वो आज़ादी की ओर आंदोलन मूव कर गया और निजाम काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति था, निजाम के पास संपत्ति भी बहुत अधिक थी। तो फिर निजाम की रियासत को भारत में मिलाया गया और उसे मिलाने के बाद ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। ये आंदोलन इतना विराट रूप ले चुका था कि किसान छापामार युद्ध नीति अपनाते थे और उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर बहुत से पुलिस को घायल किया और अंग्रेजी सेना का बहुत नुकसान किया। जब देश आज़ाद हुआ, भारत में विलय हुआ हैदराबाद का, उस समय ये आंदोलन स्वतः ही 1951 में समाप्त हुआ। इस तरह से ये दो आंदोलन चले। अब मैं तीसरी अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में चर्चा करता हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन 1936 में स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाकर किया गया। लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ। स्वामी सहजानंद जो थे ये बिहार में किसानों का नेतृत्व करते थे और बिहार किसान सभा के प्रयास से ही, क्योंकि बिहार किसान सभा 1929 में गठित हो चुकी थी, उसी प्रयास से ये
अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में गठित हुई और NG रंगा को महासचिव नियुक्त किया गया। इस तरह 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, किसानों को ट्रेंड करने के लिए, किसान ट्रेंड होकर आए, किसानों की पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से हैदराबाद में गुंटूर ज़िले में एक जगह पड़ती है निधु बोल, वहाँ पर एक भारतीय किसान स्कूल सबसे पहले बनाया गया। इसका शुभारंभ 1938 में ही किया गया और ये 1938 में स्कूल की स्थापना हो गई थी। लखनऊ सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें मुख्य रूप से राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, मोहनलाल गौतम, कमल सरकार, सुधीर प्रामाणिक और अहमददीन जैसे नेताओं ने इस सम्मेलन में, लखनऊ सम्मेलन में भाग लिया। इंदुलाल याज्ञिक के संपादन में ही एक बुलेटिन का नियमित प्रकाशन किया गया जिसमें किसानों के हित की जानकारी प्रसारित की जाती थी। वो उस पेपर का संपादन इंदुलाल याज्ञिक ने ही किया था। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा संबंधी जानकारी थी जो अक्सर पूछी जाती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं और मैं समझता हूँ कि यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो वो आपका आउट नहीं होगा। इसमें एक थोड़ी सी जानकारी मैं स्वामी सहजानंद, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना उनके नेतृत्व में हो चुकी थी, उनके विषय में दूँ। बिहार में स्वामी सहजानंद के अलावा कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा, श्रद्धानंद सरस्वती का सहयोग बिहार की किसान सभा में उनका सहयोग था। इसलिए बिहार किसान सभा काफ़ी मजबूत थी, इसीलिए उसका गठन 1929 में हो चुका था। जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव मुख्य उद्देश्य था इस किसान सभा का और यदुनंदन शर्मा ने संघर्ष, किसानों ने इस तरह से संघर्ष किया कि यदि 1000 बीघा जमीन, मतलब डीएम के द्वारा एक घोषणा करवाने में वो सफल हुए थे, एक विवाद था वहाँ कि 1000 बीघा ज़मीन में से 850 बीघा ज़मीन किसानों को लौटा दी जाएगी। इस तरह से घोषणा इन्होंने कराई थी जिससे कि किसान लाभान्वित हुए और किसानों को उनका हक मिला और फिर वो ज़मीन उन किसानों के पास ही हो गई। जमींदार दिवालिया हो गए। तो वहाँ से ये आवाज़ और भी प्रदेशों में गई और इसी उद्देश्य को देखते हुए 1936 में लखनऊ में फिर किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और देश आज़ाद होने पर जब सभी किसान जो लगान देते थे उन्हें उनकी ज़मीन उन्हीं के लिए विरासत में दे दी गई। तो इसलिए किसान संगठन का बहुत बड़ा एक रोल था। तो मैंने ये जानकारी तुम्हें दी और बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 भी इसी किसान सभा का ही एक परिणाम था जिसके अंतर्गत बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 पारित किया गया। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। अधिक से अधिक इसे शेयर करिए जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिले।